आप सभी का स्वागत है हमारे पीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। और आज मैं आपके सामने इंडियन ज्योग्राफी के सेकंड सेशन को लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम अपने भारत के प्राकृतिक संसाधनों से जो आपके प्रोबेबल संभावित जो प्रश्न बन सकते हैं, उन प्रश्नों में हमारे उत्तर का प्रस्तुतिकरण कैसे रहेगा, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको अगर हम थोड़ा सा अगर ध्यान दे दें तो एग्जामिनर भी हमारे आंसर शीट से खुश होकर के हमें ज़्यादा नंबर दे दे। भाई हमारे प्रतियोगियों का भी क्या उद्देश्य हो सकता है, हमें तो कोई अवार्ड लेना नहीं है, हमारे मेंस में हम कितना बेहतर और सटीक प्रस्तुतिकरण दे दें जिससे हमें अधिक अर्निंग मार्क्स मिल सके। बाद में इस ज्ञान का प्रयोग हम अपने प्रशासन के क्षेत्र में जब रहेगा एक जनरल जीके, लेकिन वो 1 साल तक ही रहता है, उसके बाद भी ब्रेन वॉश हो जाता है। तो आज इसी कड़ी में मैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करता हूं। आज जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, द नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडिया, भारत में प्राकृतिक संसाधन। और आज इन प्राकृतिक संसाधनों के एक कोर एरिया से जो हमें देखना है, जहां से प्रोबेबली ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, वो है आपके भारत में सेल समूह। द रॉक सिस्टम ऑफ इंडिया प्लस सेल समूह से जुड़ा हुआ जो आपका एक यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ अगर आप देखेंगे दूसरा पार्ट जो रहता है आपका, आपके आर्थिक भूगोल को लेकर के, वो है आपका खनिज। समझ जाइए, ये कॉम्बो पैक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है हमेशा। और आपको मैं एक विशेष रूप से प्रारूप या पैटर्न में बताऊंगा सेल समूह और उससे जुड़े हुए आपके खनिज का। अगर कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, क्योंकि भारत में अगर आप देखेंगे, भारत की जो भूगर्भीय संरचना जो हम हमेशा पढ़ते हैं अपने कॉमन उसमें, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये सीधा सीधा पार्ट जो हमारा जुड़ता है प्राकृतिक संसाधन का, वो आपके भूगर्भीय संरचना यानी कि भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से जुड़ता है। और भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे, हमारे पृथ्वी के उद्भव से लेकर के वर्तमान तक की सभी जो सेल समूह या फिर रॉक सिस्टम जो है आपके भारत में विद्यमान है। और इन्हीं सेल समूह या फिर आपके रॉक सिस्टम से अगर आप देखेंगे, हमारे भारत में खनिज और चट्टानों के ही आपके रूपांतरण से सॉइल यानी कि मिट्टी का निर्माण होता। और ये दोनों ही प्रत्यक्ष रूप से भारत में हमारे एक विशिष्ट आर्थिक जीवन या क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। खनिज जहां आपके उद्योग को, वहीं मिट्टी हमारे भारत के सबसे प्राइमरी लाइवलीहुड यानी कि आपके कृषि को क्या करेगा, आपका प्रभावित करेगा। ठीक, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका सेशन जो आज के मेंस राइटिंग प्रोग्राम में मैंने आपके सामने इस टॉपिक को लेकर के स्टार्ट करूंगा। तो अब हम सीधे सीधे पहले एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं हमारे भारत की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को, जिसमें भारत के ही सेल समूह के बारे में हमें अध्ययन करना रहता है। भारत के अगर हम देखें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, यहाँ प्राचीन कैम्ब्रियन काल से लेकर क्वाटरनरी युग की नवीनतम सेल समूह या चट्टानें भारत में विद्यमान है। यानी भारत अगर आप देखेंगे प्राकृतिक संसाधन में विशेष रूप से सेल समूह, जिससे हमें खनिज और आपके मिट्टी का विशेष प्रारूप प्राप्त हो रहा है, इसमें समृद्ध देश माना जाता है। क्योंकि पृथ्वी के उद्भव के प्री कैम्ब्रियन काल से लेकर के हमारे क्वाटरनरी युग का जो आपका पूरा या प्लीस्टोसीन युग तक में हम देखते हैं, जो पृथ्वी का पूरा जो निर्माण क्रम आपका कंप्लीट होता है, उस समय की संपूर्ण आपकी जितनी भी सेल समूह आपके भारत में विद्यमान है।
अब ये सेल समूह या चट्टानों का नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत ही प्राइमरी और फाउंडेशन नॉलेज है। जैसे कौन कौन सी आपकी सेल समूह की चट्टानें जो भारत में आपकी विद्यमान है, आर्कियन सेल समूह, धारवाड़ सेल समूह, इनका निर्माण का एक क्रम है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो भारत में सर्वप्रमुख या सर्वप्राचीन जो आपकी सेल समूह के रूप में स्वीकार किया जाता वो प्री कैम्ब्रियन काल की कौन सी आपकी आर्कियन चट्टानें हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे फिर आर्कियन के ही आपके डिफॉर्मेशन, विरूपण या अत्यधिक आपकी भूगर्भिक हलचल और इन चट्टानों पे पड़ने वाले स्ट्रेस यानी प्रबल के कारण जो इनका स्वरूप परिवर्तित होता वो किस में होता, आपके धारवाड़ में। और ये दोनों ही चट्टानें अगर आप देखेंगे हमारे पृथ्वी के उद्भव के प्री कैम्ब्रियन काल, जो हमारे पृथ्वी का पहला आपका युग माना जाता है, जो आपके हमारे अर्थ के आपके ठंडा होने, जैसे बिग बैंग की थ्योरी में आपके विभिन्न खगोलीय पिंडों की बनने की कहानी बनती है, उसी में हमारा एक अर्थ का भी पार्ट रहा आपका, जो आपके लगातार ठंडा होने के बाद जो सबसे पहला कठोर आपका चट्टानी समूह जो आपके आर्कियन युग में बना था, नीस और आपके महत्वपूर्ण चट्टान के आपके खनिज के समूह के रूप में वो आपका आर्कियन रहा। आर्कियन के ही आपके अगर आप देखेंगे डिफॉर्मेशन से कौन सी बनती है, आपकी धारवाड़ युग की चट्टानें। फिर उसके बाद प्री कैम्ब्रियन के बाद फिर अगर हम देखें तो आपके पैलियोजोइक, या कैम्ब्रियन उपरांतर के युग में आपके धारवाड़ के बाद जो हमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी दो सेल समूह या चट्टानें मिलती है, एक कैम्ब्रियन काल में बनी हुई आपके इन्हीं धारवाड़ के रूपांतरण से मेटामॉर्फिक चट्टानें बनती है, जिसको हम कहते हैं कडप्पा, और कडप्पा के रूपांतरण से विंध्य सेल समूह। आर्कियन के बाद धारवाड़, कडप्पा और विंध्य, ये चार आपके सेल समूह। इसके पश्चात अगर आप देखेंगे कार्बेनिफेरस युग में, जो पूरा जीवी काल के ही आपके उसमें माना जाता है, कैम्ब्रियन में तो ये हो गया आपका, और कार्बेनिफेरस युग जो जुरैसिक एज में कंप्लीट होता हमारे पृथ्वी का उद्भव का युग। इस युग में जब हमारी पृथ्वी में जीव अवशेष यानी कि कार्बन का जमाव होना प्रारंभ हुआ, वनस्पतियों के लगातार दबने से आपके करोड़ों वर्ष से जो आपकी एक शैल बनती है, जिसको कहा जाता है आपकी गोंडवाना युग की चट्टानें। कोयला अगर कहीं पर भी आपको पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में मिलेगा, अगर वहां गोंडवाना युग की कार्बन संस्करण की चट्टानें, तभी आपको वहां पर क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। उसके पश्चात अगर आप देखेंगे जुरैसिक एज के कंप्लीट होने के इस युग के बाद जो आपका क्रिटेशियस युग आता है पृथ्वी का, और हमारे पृथ्वी के अलग अलग भागों में, अब भारत के भी अधिकांश भागों में जो आपके दरारी भेदन से जो आपके तरल मैग्मा या लावा जो आपका जमने प्रारंभ होता है, तब बनती है आपकी दक्कन ट्रैप। इसको मैंने पहले वाले सेशन में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसके बाद टर्सरी युग की, टर्सरी काल की अवसादी चट्टानें आपकी बनना प्रारंभ हुई, जो महत्वपूर्ण रूप से हाइड्रोकार्बन यानी कि आपके पेट्रोल का सबसे समृद्ध स्रोत मानी जाती है। ठीक, टर्सरी युग की आपकी अवसादी चट्टानें हो गई। और अंतिम जो हमारे पृथ्वी के निर्माण का अंतिम युग माना जाता है क्वाटरनरी, जिसमें हमारे उत्तर भारत के मैदान में अगर आप देखेंगे जो आपकी मुलायम मृदा के रूप में काप या जलोढ़ मृदा जो आपकी बनती है, ये अंतिम आपके चट्टानी समूह के रूप में, जो विशेष रूप से भारत में आपकी सबसे उर्वर मृदा के रूप में जानी जाती है, ये 8वीं आपके सेल समूह में ये इसका निर्माण होता है। ठीक, ये भारत में पाए जाने वाली आपके पृथ्वी के उद्भव के अलग अलग युग की आपकी चट्टानों का विवरण है। भारत में चट्टानों का वर्गीकरण जो है अलग अलग समूहों में भूगोलवेत्ताओं के द्वारा रखा गया, ये सबसे ज्यादा हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। भाई भारत की इन सेल समूहों का वर्गीकरण जो किया जाता है आपका, ये आखिर हम किन किन वर्गीकरण के रूप में इन्हें विशेष रूप से रखते हैं, ये हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं
कि भारत में सेल समूहों का वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन किसमें रखा गया। फिर हम किसी एक सेल समूह को लेकर के बनने वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके प्रारूप को समझेंगे। आंसर राइटिंग में हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना है, प्रेजेंटेशन का तरीका क्या रहे, इन सब को हम देखेंगे। ठीक है, सेल समूह का वर्गीकरण या भारत में चट्टानों का वर्गीकरण। ठीक, चलिए आपको इसको बड़े रूप में अगर आप देखेंगे तो हमें 4 बड़े वर्गों में रखा जाता है। आर्कियन समूह, पहला है आपका आर्कियन समूह, दूसरा है आपका पुराण समूह, तीसरा है आपका द्रविड़ समूह और चौथा है सेल समूहों का वर्ग आर्यन समूह की शैल या चट्टाने। और हर एक समूह में विशिष्ट भारत की आपके चट्टानों को आपके उसमें क्या किया जाता है, रखा जाता है। जैसे सर्व प्राचीन में आपके आर्कियन में देखेंगे तो आपके आर्कियन मूल जो प्रारंभिक आपकी चट्टान और इसके डिफॉर्मेशन से बनी आपकी दूसरी धारवाड़ चट्टाने। पुराण समूह में देखेंगे धारवाड़ के बाद जो आपकी बनती है कडप्पा और कडप्पा के पश्चात उसके रूपांतरण से विंध्य। द्रविड़ समूह में विशेष रूप से कोई भी चट्टान को आपके भारत में नहीं रखा जाता है, ये विंध्य के ही आपके रूपांतरण के रूप में इसे क्या कर लिया जाता है, स्वीकार किया जाता है। आर्यन समूह में अगर आप देखेंगे तो पहले आर्कियन के बाद डिफॉर्मेशन से धारवाड़, फिर आपके कैम्ब्रियन युग में कडप्पा का निर्माण होता है, कडप्पा से फिर आपके विंध्य, फिर कार्बेनिफेरस से आपकी जुरैसिक एज में जो कार्बन के जमाव से हमारे भारत में जो चट्टान या सेल समूह बनती है वो आपकी गोंडवाना। तो इसमें आर्यन समूह में सबसे पहले कौन सी आएगी आपकी गोंडवाना। आर्यन समूह में विशुद्ध रूप से आपकी 4 चट्टानों को इसमें क्या किया गया है, शामिल किया गया है। गोंडवाना के बाद फिर आपके क्रिटेशियस काल में कौन सी चट्टान बनती है आपकी दक्कन, फिर अवसादी सेल के रूप में टर्सरी सेल जो हाइड्रोकार्बन का पेट्रोल का सबसे समृद्ध स्रोत मानी जाती है आपके भारत में। फिर आपके उत्तर भारत के मैदान की जलोढ़ या काप मिट्टी के रूप में क्वाटरनरी सेल। ये वर्गीकरण याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बनता है कि भारत में पाए जाने वाले सेल समूहों को विशेष रूप से आप वहां पर प्रस्तुत करें या फिर भारत में सेल समूहों का परिचय दीजिए। 125 वर्ड्स में अगर आपके इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन बनता है तो पहले आप भारत के पूरे सेल समूहों के बारे में जो भूगर्भीय इतिहास है उसको आपको बताना है, प्री कैम्ब्रियन से लेकर के आपके क्वाटरनरी तक जो है प्राचीनतम से लेकर के नवीनतम सेल समूह चट्टानों का यहाँ पर आपका विद्यमान है, उनका निर्माण का क्रम बता सकते हैं। सेकेंडरी आप पहले तो आप परिचय दीजिए उसका। चलिए एक यहीं से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बन जा रहा है, भारत में सेल समूहों का वर्णन करें, परिचय दिए, फिर उसके बाद निर्माण क्रम, फिर भारत में आपके सेल समूह का वर्गीकरण, फिर उसके बाद आप इसको इनका आर्थिक महत्व बताइए। अगर आप इसको 2-2 लाइन में या 3-3 लाइन में ही अगर आप डील करेंगे तो आराम से आपका 100 वर्ड्स के अंतर्गत ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, महत्व क्या है, खनिजों को भारत में इन्हीं सेल समूहों के आपके विशिष्ट आपके जो चट्टान मिलती है उसे खनिज आधारित उद्योग, जैसे धारवाड़ से अगर आप देखेंगे धात्विक खनिज जो आपके भारत में महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, आपका लोहा से आपके लोह इस्पात उद्योग हो गए। ठीक है, आपके मूल्यवान धातुओं से जुड़ा हुआ जो कोरंडम हो गया, सोना हो गया, हीरा हो गया, ये भी आपके किससे मिलता है, धारवाड़ से। कडप्पा सेल समूह से आपके भारत में अगर आप देखेंगे सीमेंट उद्योग पूरी तरीके से किस पे निर्भर है, आपके कडप्पा सेल से, क्योंकि उससे मिलने वाला जो आपका लाइमस्टोन है वो सीमेंट उद्योग का क्या है, आपका एक अनिवार्य कंपोनेंट माना जाता है। तो आप इस तरह से उसके पूरे आर्थिक महत्व को क्या कर सकते हैं, वहां पर डील कर सकते हैं। ठीक, अब मैं सीधे सीधे आता हूं
अब किसी भी एक सेल समूह को लेकर के पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है यहां से, आपके इन्हीं 8 सेल समूहों में से किसी भी एक सेल समूह को लेकर के उसकी विशेषता के बारे में पूछ सकता है कि आप किसी भी हम यहां पर मैं आपको जो एग्जाम्पल से बताना चाहूंगा वो है आपका धारवाड़ सेल समूह। चलिए अब हम सेकेंड अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में। धारवाड़ सेल समूह का वर्णन करें। ठीक, अब यह आपका लगभग 100 to 125 वर्ड्स में आपका क्वेश्चन बन गया सेकंड। धारवाड़ सेल समूह या किसी भी सेल समूह के बारे में पूछेगा, उन सभी आपके भारत के चट्टानों से संबंधित जो आपका प्रारूप होगा उत्तर में प्रस्तुतिकरण का, उसको मैं एक पूरे विशेष रूप से यहां पर क्या कर दे रहा हूं, सिनॉप्सिस के रूप में आपका यहां पर इसका वर्णन कर दे रहा हूं। ठीक, अगर वर्णन पूछता है तो सबसे पहले तो आपको यहां पर उस सेल समूह का क्या बताना है, आपका उद्भव बताना है, ओरिजिन कब हुआ, दैट पर्टिकुलर रॉक सिस्टम जो है हमारे पृथ्वी के उद्भव के किस समय में हमारे भारतीय क्षेत्र में आपके उपलब्ध हुआ, या इसकी विशेष आपकी निर्माण की जो स्थिति रही वो किस काल में रही। ठीक है, और किससे हुई, क्योंकि ये सेल समूह जितने भी अगर आप देखेंगे हम 4 वर्गों में देखे हैं, अपने पूर्व के ही चट्टानों के आपके जो पृथ्वी के द्वारा लगने वाले आंतरिक व बाह्य बल हैं, भूगर्भिक जो हलचलें हैं, और जो नियत ताप और दाब की जो स्थिति आपकी इनके ऊपर लगातार इनके स्वरूप को क्या करती गई, परिवर्तित करती गई। इनका फॉर्मेशन किससे हुआ ये आपको बताना जरूरी रहेगा। तो उद्भव बताइए प्री कैम्ब्रियन काल में, प्री कैम्ब्रियन काल में जो सबसे प्राचीनतम जो आर्कियन चट्टानें रही, इन आर्कियन चट्टानों में प्रबल यानी कि स्ट्रेस, डिफॉर्मेशन यानी आर्कियन के विरूपण से जब आर्कियन का जो आपका स्वरूप परिवर्तित होता है, तब हमारे किसका निर्माण होगा, आपके धारवाड़ सेल समूह का निर्माण होता। आप उद्गम के रूप में आप बता सकते हैं प्री कैम्ब्रियन लगभग 2 से 3 अरब वर्ष पूर्व की आपकी ये कहानी है, जो पृथ्वी के उद्भव का एक इपोक इरा माना जाता है। फिर आपको आना है विशेषता में, चूंकि ये आर्कियन से ही डिफॉर्मेशन से बनी हुई धारवाड़ सेल है, तो सबसे पहली आपकी इसमें विशिष्टता क्या होगी। अब वो चट्टान जो है आपके, उस चट्टान का स्वरूप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसको आपको बताना है। आर्कियन के ही आपके डिफॉर्मेशन से बनी है, तो ये कठोर है, रवेदार यानी कि क्रिस्टली रूप में आपकी विद्यमान है। समान इसी, कोई ज्यादा आपको इसमें गहरी जानकारी की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आर्कियन के रूपांतरण से बनी है, तो आप सीधे सीधे यहां पर बताइए भाई ये अपने स्वरूप में फॉर्मेशन में कैसी दिखाई देती है। तो ये किस प्रकार से आपके समानता आर्कियन के ही आपके रूपांतरण से बनी हुई है, भ्रंश युक्त है, इसलिए ये आपके कठोर और रवेदार है। इसमें कोई भी फोजाइल के अवशेष नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये मूल जिस चट्टान के रूपांतरण से बनी आर्कियन वो कठोर चट्टान है। उस समय ना तो जीवों का उद्भव हुआ था हमारे पृथ्वी के समय में, ना ही कार्बन की उपस्थिति बनी थी। तो ये क्या हो गई आपकी अवसाद रहित, आपकी क्या हो गई, आपकी चट्टान हो गई है। ठीक है, अवसाद रहित फोसिल लेस। अब चूंकि आर्कियन के आपकी मूल चट्टानों में लगातार जो आपके पृथ्वी के द्वारा लगाए गए ताप और दाब, रासायनिक जो भी आपके प्रभाव रहे, उससे चट्टानों में आपके क्या हुए, प्रबल स्ट्रेस पड़े। ये स्ट्रेस पड़ने से आपका प्रभाव किसमें पड़ा, धारवाड़ में। ये अनुस्तरी, इसको इंग्लिश में कहा जाता फोलिएटेड
फॉर्म या स्वरूप में विद्यमान है, फोलिएटेड फॉर्म में। ठीक, आपको पता होना चाहिए कि धारवाड़ सेल में ही आपके क्या पाए जाते हैं, हीरे। विशुद्ध रूप से अगर आप देखेंगे जो किम्बरलाइट्स की पाइप रहती है, ये एक शिला यानी कि शिलाएं शिष्ट के रूप में आपकी क्या रहती हैं, इस धारवाड़ क्रम की आपके चट्टानों के आपके अलग अलग स्तर में क्या रहती है, विद्यमान रहती है। इसलिए आपकी इस अनुस्तरी जो आपकी फोलिएटेड स्वरूप है, इसके कारण धारवाड़ जो है आपके शिष्ट सेल के रूप में हार्नब्लेंड और क्वार्ट्ज के स्वरूप में भी क्या होते हैं, आपके पाए जाते हैं। ये कुछ इनके जियोलॉजिकल क्या है, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है। किसी भी धारवाड़ सेल समूह की विशेषता लिखेंगे तो उसके जियोलॉजिकल जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आपको वहां पर क्या करना रहेगा, प्रेजेंट करना रहेगा। ठीक, बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। ठीक, अब इसके बाद आप बताइए इसके प्राप्ति के क्षेत्र कहाँ है। भारत में पर्टिकुलर जो आपकी सेल समूह है, ये भारत के आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसके प्राप्ति क्षेत्र को यहां पर मेंशन कर सकते हैं। आखिर धारवाड़ सेल जो है हमारे भारत में कहां पर पाई जाती है। धारवाड़ सेल समूह की प्राप्ति बहुत सारे, चूंकि पीएससी मेंस के टेस्ट सीरीज राज्य में कहीं पर भी किसी भी संस्थान में जो बच्चे पढ़ रहे हो, जरूर अर्जुना की मेंस की टेस्ट सीरीज में अपना एक बार जरूर वो अपने दमखम को दिखाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम टेस्ट में लिख रहे हैं तो उसका क्या प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्या उसका रिमार्क हमें मिल सकता है। ठीक, अधिकांश बच्चों को मैं देखा हूं, सीनियर तो चूंकि अब आज के समय में जो अर्जुना जुड़े रहे हैं वो एक अपने बैलेंस साइड में आ चुके हैं। जो न्यू कमर्स बच्चे रहते हैं वो सीधे सीधे प्राप्ति क्षेत्र में धारवाड़ सेल समूह को क्या करते हैं, आपके वो राज्यवार बताने का प्रयास करते हैं। ये गलत तरीका है। किसी भी सेल समूह को अगर आप भारत में उसके प्राप्ति क्षेत्र के अनुसार बताना चाह रहे हैं तो आपको भारत के भौतिक प्रदेशों के उप प्रदेशों को यहां पर क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, भारत में धारवाड़ सेल समूह के जो प्राप्ति के क्षेत्र हैं उन्हें आप किस रूप में बताइए, भारत के प्राकृतिक प्रदेश या प्राकृतिक प्रदेशों के उप प्रदेशों के रूप में आपको क्या करना है, यहां पर बताना है। आप तीन चीज को लिखिए धारवाड़ में। पहला आपका हिमालय क्षेत्र। बहुत सारे बच्चे तो केवल हिमालय को टर्सरी सेल या औषधि सेल का ही क्षेत्र माना जाता है, मानते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आर्कियन के कई रूपांतरण के जो धारवाड़ के स्वरूप हैं वो आपके जम्मू कश्मीर में भी क्या है, आपके विद्यमान है। हिमालय का क्षेत्र अगर आप देखेंगे उसमें टर्सरी के साथ साथ आर्कियन और धारवाड़ की भी कई सीमित मात्रा में क्या यहां पर विद्यमान है, ये बहुत सीमित मात्रा में। तो पहला क्षेत्र आपका हिमालय होना चाहिए। दूसरा, धारवाड़ सेल समूह का आपका प्रायद्वीपीय सबसे बड़ा क्या है, आपका क्षेत्र भौतिक प्रदेश। धारवाड़ सेल समूह का अगर आप देखेंगे या आर्कियन या गोंडवाना सभी सेल समूहों का टर्सरी को छोड़ करके अधिकांश जो हमें भौतिक प्रदेश में मिलते हैं वो कहां पर मिलते हैं, हमारे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में यानी प्रायद्वीपीय पठार में, पेनिनसुला ऑफ इंडिया। ये हम पहले के भौतिक प्रदेश में मैं आपको बताया भी था। ठीक है, तब आप दूसरे में लिखेंगे दक्षिण भारत। और दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे धारवाड़ सेल समूह जो कर्नाटक का आपका धारवाड़ नाम का क्षेत्र है उसी से ही विशेष रूप से इसका नाम भी क्या हो गया, आपका जुड़ा हुआ है। कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र शिमोगा। ठीक, तो पहला हिमालय हो गया, दूसरा दक्षिण भारत हो गया। दक्षिण भारत में आप कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र विशेष रूप से बताइए। और भारत में अगर आप देखेंगे इसी धारवाड़ से जो हमें खनिज मिलता है लोहा, लोहे में सबसे विशुद्ध जो आपका ओरी अयस्क होता है मैग्नेटाइट, जो लगभग अगर आप देखेंगे 70 से 80% जो विशुद्ध आपके उसके आयरन के आपके अयस्क के रूप में जाना जाता है वो आपको कहां मिलेगा, कर्नाटक में ही मिलेगा। ठीक, तीसरा क्षेत्र आपके भारत में इस धारवाड़ सेल का क्या है, अरावली श्रेणी, अरावली पर्वत श्रेणी। तो
धारवाड़ सेल समूह का वर्णन करिए। लॉन्ग क्वेश्चन आया, आप उद्भव के बारे में बताइए। प्री कैम्ब्रियन काल किससे विरूपण हुआ उसके बारे में बताइए। लगभग 3 लाइन में आपका ये पूरा आपका इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन से रिलेटेड आपका परिचय पूरा हो गया। फिर उस सेल समूह की विशेषता बतानी, विशेषता किस संदर्भ में, आपके उसके जियोलॉजिकल जो आपका उसका स्वरूप है उसके संदर्भ में। जैसे धारवाड़ में हमने बताया ये कठोर है, क्रिस्टली है, रवेदार है, अवसाद रहित है क्योंकि आर्कियन के ही डिफॉर्मेशन से बनी है, अनुस्तरीय है, फोलिएटेड स्वरूप में है क्योंकि आर्कियन में जो आपके प्रबल या स्ट्रेस पड़े उसका प्रभाव किस में आया, आपके धारवाड़ में। इसलिए ये सिस्ट हान ब्लेंड या फिर क्वार्ट्ज के रूप में क्या रहती है, आपकी विद्यमान रहती है। प्राप्ति क्षेत्र भारत के भौतिक प्रदेश के संदर्भ में सीधे सीधे वहां बता सकते हैं, भारत का जो 4 भौतिक प्रदेश जो है आपके नेचुरल रीजन है उसमें प्रायद्वीपीय पठार सबसे ज्यादा समृद्ध है आपके धारवाड़ सेल समूह से। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिमालय, फिर प्रायद्वीप में आपका दक्षिण भारत और आपका अरावली श्रेणी। ठीक, उसके बाद धारवाड़ सेल समूह का आपको जो अगला बताना, आर्थिक महत्व बताना है कि क्या क्यों इंपॉर्टेंट है भाई ये सेल समूह, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ जो आर्थिक महत्व है यही हमारे उस सेल समूह का भारत के संदर्भ में उसके इंपॉर्टेंस को क्या करेगा, निश्चित रूप से बताएगा। अब आपको यहां बताना, धारवाड़ सेल समूह भारत में खनिजों में समृद्ध सेल समूह के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि जितने भी आपके मूल्यवान जो धातु जो मिलेंगे, आपके सोना हो गया, हीरा हो गया, सुनने से ही मन में क्या होता है, थोड़ा एक प्रफुल्लित होता है। ठीक है, लेकिन ये जितनी मूल्यवान धातु है, रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक का भी जो आपका एसेट्स निर्धारित होता है उसके सोने के माध्यम से होता है। ये सोना कहां से मिलेगा आपको, धारवाड़ से। हीरा हो गया, सबके मन का पसंद, विवाह के समय एक हीरे की अंगूठी आपकी अनिवार्य रूप से रहेगी। हीरा हो गया, सोना हो गया, आपका कोरंडम जो हमारे छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा पूरे आपके इंडस्ट्री में अगर आप देखेंगे, पूंजी आधारित जो सबसे बड़ा उद्योग है किसी भी देश के इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैकबोन जो माना जाता है आपका जो खनिज, वो है आपका लोहा यानी आयरन। वो भी आपको किससे मिलेगा, आपके इसी धारवाड़ सेल समूह से। ठीक, तो ये इतने आपके आर्थिक महत्व से जुड़े हुए खनिजों की प्राप्ति को आपको बताना है। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन जो आपका अब इससे जुड़ा हुआ हो सकता है, धारवाड़ सेल समूह से प्राप्त होने वाले खनिजों में से किसी भी एक खनिज को लेकर के लॉन्ग क्वेश्चन जो बनेगा तो उसमें क्या महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके धारवाड़ सेल समूह से जुड़ा हुआ आपका मिनरल्स है, जहां से क्वेश्चन हमेशा बने हैं या फिर बनते ही रहते हैं, वो है आपका आयरन यानी कि लोहा। अब ये कंबाइन करके भी पूछ सकता है, धारवाड़ सेल समूह की विशिष्टता व इसमें पाए जाने वाले सर्वप्रमुख आर्थिक महत्व के खनिज का वर्णन करिए। ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा लौह अयस्क। भारत में क्वेश्चन है आपका 125/100 का, भारत में लौह अयस्क की प्राप्ति व उस पर आधारित उद्योग या उद्योग का नाम उल्लेख ना करके लौह अयस्क की प्राप्ति के क्षेत्र, विशेषता व आर्थिक महत्व को उल्लेखित कीजिए। ठीक, अब सीधे हम आते हैं अपने लौह अयस्क यानी आयरन पे। ठीक, देखिए लौह अयस्क किसी भी देश के आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन का बैकबोन माना जाता है। अगर आपको रेल खड़ी करनी है, रेल की पटरियां बनानी पड़ेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो घर बनते हैं, जो आपके जो लोहे सरिये की जो आपकी जो हम देखते हैं रॉ मटेरियल में, जितने भी आपके अधोसंरचनाएं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो बिना लोहे के आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते। तो इसे लोहे को विशेष रूप से अगर देखा जाए तो औद्योगिकरण में आपकी रीढ़ की हड्डी मानी गई है, द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। अधोसंरचना के लिए सबसे अनिवार्य जो माना गया आपका जो खनिज है वो आपका लोहा माना जाता है। ठीक है, अब भारत में आपके लौह अयस्क को लेकर के अगर पूछेगा तो आपको पता होना चाहिए जो भी आपका खनिज है उसके फॉर्म यानी कि अयस्क होते हैं, आपको उसके स्वरूप को बताना है। पहले तो आपको खनिज के
स्वरूप यानी कितने स्वरूप में, अर्थात जिसको हम क्या कहेंगे अयस्क। हर एक खनिज की एक निश्चित मात्रा जिस आपके अयस्क में होती है वो उसका क्या होता है, आपका स्वरूप होता है। 4 आपके इसके मुख्य अयस्क हैं। सबसे विशुद्ध जो आपका लोहे का अयस्क माना जाता है मैग्नेटाइट, फिर भारत में जो सर्वाधिक पाया जाता है आपका हेमेटाइट, फिर आता आपका कार्बन से जुड़ा हुआ आपके अशुद्ध लोहे के रूप में सिडेराइट और लिमोराइट। ये विशुद्ध रूप से 4 आपके अयस्क हैं लोहे के। भारत में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो कौन सा आपका लोहे अयस्क का आपका स्वरूप है, वो है आपका हेमेटाइट। ठीक है, देखिए मैग्नेटाइट में अगर आप देखेंगे लगभग इसे आप इसके रासायनिक सूत्र को भी लिख दीजिए Fe3O4। ये भी एक अगर साइंस के स्टूडेंट है तो बहुत ज्यादा इसमें क्या मिलता है, आपका सपोर्ट मिलता है। ठीक है, उसके बाद Fe2 लिख दीजिए आप। आपके हेमेटाइट का भी क्या हो गया, इसमें एक विशेष इसमें प्रभाव पड़ जाता है, O3 रहेगा ये Fe2O3। ठीक, उल्टा हो जाता है थोड़ा इसमें। अब ये जो आपके अयस्क हैं भारत में जो सर्वाधिक पाया जाता है वो कौन सा आपका हेमेटाइट है। आपसे यहाँ 30 वर्ड्स में भी पूछा जा सकता है कि भारत में मैग्नेटाइट श्रेणी का जो आपका लोहे अयस्क है कहां पर मिलता है, हेमेटाइट श्रेणी के आपके लोहे अयस्क कहां पर मिलते हैं। तो भारत में अगर आप देखेंगे जो Fe3O4 जो आपका मैग्नेटाइट है लगभग 92% आपका कहां पर मिलता है, कर्नाटक राज्य में। भारत में कर्नाटक सबसे समृद्ध माना जाता है आपके विशुद्ध लोह अयस्क यानी कि आपके मैग्नेटाइट के लिए। उसके बाद जो सर्वाधिक आपके भारत में मिलने वाला आपका जो लोह अयस्क माना जाता है वो कौन सा आपका हेमेटाइट होता है। ये जलज चट्टानों से, जब धारवाड़ की सैल समूह के आपके जो भी स्ट्रेस बल पड़े हैं आपके चट्टानी क्षेत्र में, वहां पर अगर थोड़ा सा जलज चट्टानों का अगर स्वरूप आ जाता है तो वहां पर कौन सा हमें मिलता है, आपका अयस्क हेमेटाइट मिलता। आप इसके स्वरूप को भी बता सकते हैं कि लाल भूले रंग का क्या होता है, आपका ऑक्साइड होता है। ठीक है, उसके अलावा भारत में हेमेटाइट को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है, उत्तम श्रेणी, मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी। ये सभी आप 30 शब्दों में इसके परिचय को लेकर के क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। 30 वर्ड्स में भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, और ऐसे ही क्वेश्चन इंडियन ज्योग्राफी में आपके ऑलवेज जो है आप देखेंगे ट्रेंड के अनुसार बनते रहते हैं। तो सबसे पहले हमें अयस्क के बारे में बताना, फिर इन चारों अयस्क में से सबसे ज्यादा जो पाया जाता है हेमेटाइट, हेमेटाइट को लेकर के आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा 2 शब्दों में यहां पर आपको डील करना। फिर इसके बाद आपको भारत में इस लोह अयस्क के प्राप्ति के क्षेत्र को बताना है कि भारत में सर्वाधिक ये कहां पर आपका पाया जाता है। चूंकि आप धारवाड़ सैल समूह है तो धारवाड़ सैल समूह का जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है यही आपका क्या रहेगा, भौतिक प्रदेश के अनुसार इसका प्राप्ति का क्षेत्र रहेगा। ठीक है, चलिए सेकेंड यहां पर डिस्क्रिप्शन जो रहेगा भारत में इसके प्राप्ति के क्षेत्र, तो आप इसको भौतिक प्रदेश के आधार पे भी आप समझा सकते हैं, चाहे तो आप उसके माइंस। भारत में अगर आप देखेंगे 2018-19 का जो आपका दिया गया जो आपका मिनरल सर्वे था, लगभग 3108 से अधिक माइंस भारत में क्या थी, आपकी लोहे की आपकी स्थिर रूप से आपकी संचालित हो रही थी और इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, अब ये 3108 जो माइंस है, ये मान के चलिए भारत में आपके 4 बड़े प्रदेशों के रूप में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है। सबसे पहला जो है आपका छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। पहला आपका प्रायद्वीप का भौतिक उप प्रदेश या पठारी क्षेत्र जहां पर आपको ये मिलेगा। ठीक, उसके बाद आप लेंगे दूसरा मध्य भारत व छत्तीसगढ़ ले लीजिए, या मध्य भारत का पठार व छत्तीसगढ़। ठीक, तीसरा हमारा कर्नाटक तो है, मैग्नेटाइट के साथ साथ अगर आप देखेंगे दक्षिण भारत में जो हमें मिलता है, आपके दक्षिण भारत में आप लिखिए सीधा आपका कर्नाटक क्षेत्र, दक्षिण भारत आपका रहेगा
दक्षिण भारत में आप सीधे कर्नाटक लिखिए। कर्नाटक का बेल्लारी हासपेट का जो आपका क्षेत्र है वो सबसे बड़ा आपका क्षेत्र माना गया आपके हेमेटाइट का, ठीक है। और साथ ही आपके धारवाड़ जो आपका क्षेत्र है शिमोगा, वो मैग्नेटाइट लोहा अयस्क के लिए। भारत में एकमात्र कर्नाटक का ही लोहा अयस्क है जिसको विशेष रूप से ईरान आपका क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट। हमारे छत्तीसगढ़ के बेलाडीला का कहाँ जाता है आपके एक्सपोर्ट होकर के, जापान में, ठीक है। उसके बाद ये 3 हो गए। चौथा जो आपको बताना है वो है आपका गोवा व रत्नागिरी, गोवा व रत्नागिरी अयस्क क्षेत्र। आप किसी भी खनिज के या सेल समूह के प्राप्ति क्षेत्र को भौतिक उपप्रदेश के आधार पर अगर वहां रिप्रेजेंट करते तो आपको बेहतर नंबर मिलेंगे, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटिटर अधिकांश में जो देखता हूं जब मैं मेंस के आंसर राइटिंग में टेस्ट सीरीज में जो भी मेरे पास आंसर शीट आती है, यहां पर हम देखिए मेंस के टेस्ट सीरीज की जितनी भी आपकी आंसर शीट होती है, यहाँ के पर्टिकुलर जो टीचर हैं जो सब्जेक्ट हेल्ड कर रहे हैं वही आपके उसको चेक करते हैं। क्वेश्चन बाहर की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो विषय विशेषज्ञ रहते हैं उनके द्वारा स्पेशली हम बनाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है जिस सब्जेक्ट को वही उसका इवैल्यूएशन बेस्ट कर सकता है। हम अपने आंसर शीट को यहाँ पर सीनियर स्टूडेंट के बीच में बांटने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि स्टूडेंट का जो सोचने रिप्रेजेंटेशन का स्तर होता है वो अपने ही आकलन पे करता है। लेकिन एक टीचर के सामने बहुत सारी जब आंसर शीट आती है तो उसका वो बेहतर मूल्यांकन करता है। जब एक सीनियर टीचर दूसरे सीनियर कॉम्पिटिटर दूसरे अपने जूनियर का अगर वो चेक करेगा तो पहले से ही अपने दिमाग में जो पर्सपेक्टिव उसी को ही देख करके उसको क्या करता है, वो चेक करने का प्रयास करता है, जिसमें सही आकलन उसका नहीं हो पाता। चलिए, तो ये हो गया आपके प्राप्ति क्षेत्र। आप राज्यवार भी बता सकते हैं, माइंस जैसे हो गई, झारखंड की सी भूमि हो गया, आपका उड़ीसा का अगर आप देखेंगे जो बादाम की पहाड़ी हो गई, क्योझर क्षेत्र हो गया, हमारे छत्तीसगढ़ का बेलाडीला हो गया, राव घाट हो गया। इन माइंस के एरिया को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जलद चट्टानों के रूप में हेमेटाइट को देखेंगे तो पश्चिम बंगाल का आपका दामोदर श्रेणी या दामोदर नदी श्रेणी का जो क्षेत्र है ये भी आपके हेमेटाइट का सबसे बड़ा क्षेत्र। उसके बाद फिर हम प्राप्ति क्षेत्र के बाद जो तीसरी चीज बताएंगे भारत में आपके लो एस को लेकर के, इसके प्रोडक्शन को लेकर के आप यहां पर क्या कर सकते हो, बता सकते हो। उत्पादन व राज्य की स्थिति, ये केवल 2 लाइन में रहे। कई बच्चे लोग इसी को ज्यादा एक्सप्लेन करके बताते हैं, लेकिन ये 2 लाइन में ही रहे। आपके अंतरराष्ट्रीय स्टील अथॉरिटी के द्वारा भी अगर आप देखेंगे लगातार भारत जो है आपके चौथे से आपके विश्व इस्पात उत्पादन में, देखिए लोहा का सबसे बड़ा अगर आप देखेंगे ये लोह इस्पात में आप बताइएगा, लोहे का जो सबसे महत्वपूर्ण जो स्वरूप होता है उसमें कार्बन मिला करके आपकी क्या बनाया जाता है, स्टील बनाया जाता है। इस्पात उत्पादन में भी वैश्विक स्तर पे भारत अब दूसरे और पहले इस रैंकिंग में आपकी क्या हो चुका है, पहुंच चुका है। भारत में लो एस के आपके भंडारण में देखेंगे तो पहला आपका उड़ीसा आता है, दूसरा झारखंड, तीसरा आपका छत्तीसगढ़। फिर आप उत्पादन में बताइए, पहला झारखंड, उसके बाद आपका कौन सा आ जाएगा, आपका प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ आ गया, ठीक। उसके बाद फिर आप इस लो एस से जुड़े हुए इसके आर्थिक महत्व यानी सीधे सीधे आप उद्योग को यहां पर क्या करिए, आधारित लो एस आधारित उद्योग का यहां पर आपको वर्णन करना है, जो इसके आर्थिक महत्व को ही क्या करता आपका दर्शाता है, ठीक है। तो ये हमारे भारत में प्राकृतिक संसाधन विशेष रूप से जो आपके भूगर्भीय संरचना जियोलॉजिकल से जुड़ा हुआ जो आपका पार्ट रहा। हमने पहला क्वेश्चन देखा भारत की भूगर्भीय संरचना को लेकर के आया, फिर भारत के सेल समूह का वर्णन कीजिए, एक क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया। फिर एक आपके सेल समूह को लेकर के धारवाड़ सेल समूह से जो आपके बनने वाले क्वेश्चन एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या क्या लिखना चाहिए उसको, और उस सेल समूह पे बेस्ड किसी एक विशेष आपके आर्थिक रूप से आपके महत्वपूर्ण जो रहा आपका मिनरल्स यानी कि लो अयस, उसको लेकर के हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन देखा। अब आप इसी तरह से सभी सेल समूह से जुड़े हुए आपके पार्ट को आप सेल्फ में क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। चलिए अब ज्योग्राफी के 4th सेशन में एक नए टॉपिक को लेकर के हम अपने लेक्चर में उसको बनने वाले विविध प्रारूप के जो प्रश्न हो सकते हैं उसको हम करेंगे, ठीक। ओके।